23 जून 1985 एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क ने मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए भारत के लिए उड़ान भरी। इस विमान में 307 यात्रियों समेत 22 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। फ्लाइट 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। तभी फ्लाइट की एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट किसी आम बम से 5 गुना ज्यादा ताकतवर था। ये विस्फोट कॉकपिट के पास वाले कार्गो एरिया में हुआ, जिससे विमान के पिछले और अगले हिस्से में दरारें आ गई और बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया। कुछ ही देर में उस गड्ढे से सामान और लोग बाहर गिरने लगे। ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की हवा में ही मौत हो गई थी और विमान समुद्र में डूबकर 6,700 फीट की गहराई में समा गया था। मारे गए यात्रियों के पोस्टमार्टम से पता चला कि कई पैसेंजर्स ब्लास्ट से नहीं बल्कि समुद्र में डूबने से मरे थे। 329 लोगों में से केवल 141 के ही शव मिले थे। जब एयर इंडिया की फ्लाइट हवा में थी तभी टोक्यो एयरपोर्ट पर भी धमाका हुआ। इस बम के जरिए एक दूसरी बैंकॉक जाती एयर इंडिया फ्लाइट में धमाके की साजिश थी, मगर बम वक्त से पहले ही फट गया। जांच में सामने आया कि इन धमाकों के पीछे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों का हाथ था। ये ऐसा मंजर था जिसे भुला पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। आज इस घटना को 39 साल पूरे हो चुके हैं। 22 जून 1985 को धमाके से एक दिन पहले दोपहर 1:30 बजे मनजीत सिंह नाम बताने वाले शख्स ने एम सिंह के नाम से एयर इंडिया की फ्लाइट 181-182 पर टिकट कंफर्म करने के लिए फोन किया। उसे बताया गया कि टिकट वेटिंग लिस्ट में है और उसे दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने मना कर दिया। मनजीत को वैंकूवर से टोरंटो जाना था और फिर एयर इंडिया फ्लाइट 182 से इंडिया आना था। वो चाहता था कि उसका बैग सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट में चेक इन हो जाए ताकि उसे टोरंटो में दोबारा सुरक्षा जांच से गुजरना ना पड़े, और ऐसा ही हुआ। टोरंटो पहुंची फ्लाइट से सामान को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में ट्रांसफर किया गया, जिसमें टाइम बम वाला सूटकेस भी था। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होने के बावजूद स्कैन मशीन भी बम को ट्रेस नहीं कर पाई और बाद में जांच में पता चला कि कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस ने कोई एम सिंह नहीं सवार हुआ था और उस व्यक्ति की पहचान भी नहीं हो पाई। वैंकूवर में भी ठीक इसी तरह एक साजिश हुई थी। टोक्यो एयरपोर्ट पर भी एयर इंडिया की फ्लाइट निशाने पर थी, लेकिन वो डे लाइट सेविंग से बच गई। डे लाइट सेविंग मतलब गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है और सर्दियों में 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। चूंकि टोक्यो में डे लाइट सेविंग का नियम नहीं है, इसलिए टाइम बम के टाइमर में ये फर्क नहीं हुआ। नतीजतन सूटकेस फ्लाइट से 1 घंटा पहले ही बैगेज एरिया में ही फट गया। इस विस्फोट में 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 301 के सभी यात्रियों की जान बच गई। अब बात जून 1985 की, जब राजीव गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार की पहली बरसी भी नजदीक थी। कनाडा में बब्बर खालसा नाम के सिख चरमपंथी संगठन पर खास नजर थी। इस संगठन का मुखिया तलविंदर सिंह परमार था, जिसने 1970 में कनाडा की स्थायी नागरिकता ली थी और 1978 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान की मांग करना था। राजीव गांधी के दौरे की वजह से कनाडा की सीक्रेट पुलिस तलविंदर पर नजर रखी हुई थी। तलविंदर के दोनों ही साथी रियात और बागड़ी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत से बदला लेने की बात करती थी। राजीव गांधी का दौरा खत्म होने के बाद कनाडाई पुलिस ने इन लोगों पर नजर रखना बंद कर दिया, जो एक बड़ी चूक साबित हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख दंगों के बाद भड़के बब्बर खालसा ने एयर इंडिया की फ्लाइट्स को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, लेकिन कनाडाई पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फ्लाइट में ब्लास्ट से 2 हफ्ते पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया था, लेकिन इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। प्लानिंग की गई बम तैयार करने की जिम्मेदारी इंद्रजीत सिंह रियात पर थी। उसने लोकल स्टोर से बम बनाने का सामान खरीदा, लेकिन पुलिस यहाँ भी चूक गई। फिर अगस्त 1985 में कुख्यात अपराधी गैरी बैड्रॉक ने खुलासा किया कि तलविंदर परमार ने उसे अपने साथ शामिल करने के लिए $2 लाख का ऑफर दिया था। साथ ही बम वाला सूटकेस भी दिखाया था, लेकिन गैरी ने मना करते हुए इसकी सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बार बार चेतावनी के बाद भी कनाडा की पुलिस और सरकार ने तब भी इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। जब सिखों ने एयर इंडिया का उपयोग बंद कर दिया था, दूसरी तरफ सिख ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से सफर करने लगे थे। कनिष्क प्लेन हादसे के बाद खालिस्तान चरमपंथियों ने यह थ्योरी भी दी थी कि परमार भारत का खुफिया एजेंट था, जिसने खालिस्तान आंदोलन की छवि खराब करने के लिए ये साजिश रची थी। हालांकि भारत में जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि परमार कई बार राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग भी कर चुका था। हादसे को 39 साल बीत चुके हैं। कनाडा पुलिस के सामने कई सुराग थे, लेकिन वो नजरअंदाज करती रही। आज भी वो पीड़ितों के परिजनों को न्याय नहीं दिला पाई है।
ब्लास्ट के मुख्य आरोपी तलविंदर सिंह परमार को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया और बाद में परमार पाकिस्तान और फिर भारत गया, जहां 1992 में एक पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।